टॉपिक चैप्टर नंबर 15 में गैल्वानोमीटर के एमसीक्यूज से रिलेटेड है। गैल्वानोमीटर के एमसीक्यूज को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। गैल्वानोमीटर क्या काम करता है, फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू में क्या कहा आपसे? फर्स्ट एमसीक्यू में कह रहा है एन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू डैश। तो अब गैल्वानोमीटर में होता क्या? अगर गैल्वानोमीटर की मैं आपसे बात करूं तो गैल्वानोमीटर की चलो डायग्राम भी थोड़ी सी बना देते हैं। ओके, डायग्राम इतनी अच्छी तो मुझसे नहीं बनी, बहरहाल फिर भी थोड़ी बहुत बन गई। होता क्या है कि आपने मैग्नेट रखा होता है नॉर्थ साउथ, और मैग्नेट मैंने एक सिलेंडर होता है और इसके ऊपर आपने एक कॉइल को वाउंड किया होता है। बेटा इस तरीके से एक कॉइल जा रही होती है। अब जब आप इसमें से करंट पास करते हो तो आपकी ये जो कॉइल है बेटा, ये कॉइल रोटेट होती है, कॉइल मूव करती है। रोटेट होने की वजह से आपकी निडल लगी हुई होती है, निडल भी मूव करती है और आपको पता चल जाता है कि आपने इस कॉइल में से क्या पास किया है, करंट पास किया है। यानी गैल्वानोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है और काम क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। जाहिर सी बात है ना, जब आपने इस पर करंट पास किया तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, और टॉर्क का मतलब होता है कि वो रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, और रोटेशन उसी सूरत में प्रोड्यूस होगी जब उसमें मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 में उसने कहा व्हेन अ करंट इज पास थ्रू अ रेक्टेंगुलर कॉइल सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। दिस इज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयड इन द वर्क ऑफ अ डैश। तो यही बात तो मैं अभी यहाँ बता रहा था, जो ऊपर डायग्राम बनी हुई है, कि अगर आप एक कॉइल को सस्पेंड करते हो, सस्पेंड का मतलब इस कॉइल को हैंग कर देते हो या रख देते हो मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। अब सब मैं एमसीक्यू पढ़ के भी समझाऊं। व्हेन अ करंट इज पास, आपने करंट पास किया, किस में से करंट पास किया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल में से, जिसको सस्पेंड किया गया यानी रखा गया कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है यानी वो रोटेट होती है। ये प्रिंसिपल कहाँ पे इस्तेमाल होता है? तो बेटा ये प्रिंसिपल होता है गैल्वानोमीटर में इस्तेमाल। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, यानी गैल्वानोमीटर। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 3 में क्या कहा आपसे? The torque produced due to the reaction of the twisted suspension wire। अच्छा, दो तरह के टॉर्क आपने इसके अंदर पढ़े हुए हैं। एक टॉर्क कहलाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। मैं पूरी बात आपको बता देता हूँ ताकि कोई भी एमसीक्यू है बड़े आराम से जवाब दे दो। और एक कहलाता है रीस्टोरिंग टॉर्क। अब सपोज करो अगर आपका गैल्वानोमीटर की ये निडल है, आपकी निडल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आई। सही है, आपकी निडल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आई, ये डिफ्लेक्ट करिए, तो ये टॉर्क कहलाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और बेटा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है करंट की वजह से, यानी करंट पास किया तो आपकी नीडल एक जगह से दूसरी जगह पे चली गई। अब वो नीडल वहां पे रुकी नहीं रहती, बल्कि यहाँ से वो वापसी अपनी जगह पर आती है, और वापसी आने को बेटा बोलते हो रीस्टोरिंग टॉर्क। और ये रीस्टोरिंग टॉर्क होता है बेटा स्प्रिंग की वजह से, यानी इसमें स्प्रिंग लगा हुआ होता है जो उसको वापसी लेकर आता है। यानी दो टॉर्क हो गए, एक कहला रहा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक कहला रहा है रिस्टोरिंग टॉर्क। बेटा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसकी वजह से है? तो आप बोलेंगे सर रिफ्लेक्टिंग टॉर्क है करंट की वजह से। रिस्टोरिंग टॉर्क किसकी वजह से है? तो रिस्टोरिंग टॉर्क है स्प्रिंग की वजह से। और वो टॉर्क जो इसको वापसी लेकर आ रहा है, उसने बोला ना ड्यू टू रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब ये है कि उसको वापसी अपनी जगह पे लेकर आना। रिएक्शन का मतलब ये होता है ना, रिएक्शन आपने कोई चीज करी, उसका आपने किसी को चमाट मार दिया, अब उसका रिएक्शन क्या है? तो अब आप कोई अमल करोगे तो उसका जो रिएक्शन मिलेगा। तो एक टॉर्क तो था करंट की वजह से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और जो उसको वापसी लेकर आएगा बेटा वो टॉर्क कहलाएगा रिस्टोरिंग टॉर्क, या रिस्टोरिंग कपल इसको बोलोगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है? एमसीक्यू नंबर 4 पढ़ते हैं। उसने कहा टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द सस्पेंशन वायर ऑफ द कॉइल गिव्स द वैल्यू ऑफ डैश। बड़ी अजीब सा एमसीक्यू है, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। एमसीक्यू जरा पढ़िए। अच्छा, अभी जिस चीज की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको पहले इसका बैकग्राउंड बताता हूँ, फिर इस एमसीक्यू के ऊपर आएंगे। हमारे पास होता है रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला। रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा। नहीं यकीन आए तो अपने नोट्स निकाल के देख लो, उस नोट्स में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला सी थीटा। इसमें सी नजर आ रहा है, ये सी कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट।
जबकि थीटा नजर आ रहा है बेटा, ये थीटा कहलाता है मेरे पास डिफ्लेक्शन, मतलब कितनी नीडल आपकी डिफ्लेक्ट करी है। अब इसको अगर मैं शॉर्ट करके लिखूं सिंबल्स की सूरत में बेटा, ऐसे बनेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा, ये इसका फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे करके ले देता हूँ, रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा। अब उसने क्या कहा आपसे, उसने आपसे कहा, अब वो जो बात करना चाह रहे हैं, अच्छा अगर मैं थीटा को लेफ्ट पे लेकर आ जाऊं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर टॉ अपॉन थीटा इज इक्वल टू सी। अब जरा देखते हैं उसने एमसीक्यू में क्या कहना चाह रहा था आपसे। उसने कहा द टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द सस्पेंशन वायर। बेटा टॉर्क का मतलब देखो, टॉर्क तो ऊपर नजर आ रहा है, ये रहा टॉर्क। पर का मतलब होता है डिवाइड करना, तो देखो आपने डिवाइड किया हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द सस्पेंशन वायर। बेटा ट्विस्ट ऑफ द सस्पेंशन वायर मतलब वो डिफ्लेक्शन की बात कर रहा है आपसे। ट्विस्ट का मतलब होता है ना कितना डिफ्लेक्ट करना, ट्विस्ट करना, डिफ्लेक्ट करना मतलब ऐसे निडल रखी हुई है, इसको आपने ऐसे घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया। तो अब देखो ये बात कर रहा है ट्विस्ट की, यानी डिफ्लेक्शन की। तो दोनों को अगर डिवाइड कर रहे हो तो बेटा ये बराबर किसके आ रहा है, आप बोलेंगे सर बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है सी के। और ये सी क्या कहलाता है, तो ये सी कहलाता है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट। तो बेटा एमसीक्यू नंबर 4 का जो करेक्ट जवाब मुझे नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी टॉर्क को अगर आप ट्विस्ट यानी सस्पेंशन से, ट्विस्ट यानी डिफ्लेक्शन से डिवाइड करोगे तो बराबर होगा स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 4 जरूर ट्रिकी था, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसको जरूर आप लोग समझ के जाना। एमसीक्यू नंबर 5 पढ़िए। एमसीक्यू नंबर 5 में कहा फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द कॉइल, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द कॉइल द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कपल इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको पढ़ाया भी है जब आप डेरिवेशन कर रहे थे गैल्वानोमीटर के, तो मैंने आपको बताया था कि भाई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर होगा कौन से टॉर्क के, रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होगा। यानी जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा मेरे पास वही मेरे पास होगा रीस्टोरिंग टॉर्क, दोनों बराबर होते हैं। और ये बराबर कब होते हैं, कौन सी पोजीशन पे, मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। और इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस्ड, यानी अगर जब बैलेंस्ड होगा तो वो कह रहेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, और दोनों टॉर्क आपस में बराबर होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद आते हैं आगे के एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 6 देखो बेटा, अ डिवाइस यूज फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट। करंट मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करते हो, तो करेक्ट जवाब मेरे ख्याल से दे सकते हो, आसान सा एमसीक्यू है। आप बोलेंगे सर करेक्ट जवाब होगा इसका गैल्वानोमीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर तो वोल्टेज मेजर करता है, कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर करता है, तो वोल्ट मीटर भी नहीं होगा, कैपेसिटर भी नहीं होगा, करेक्ट जवाब होगा गैल्वानोमीटर। क्योंकि गैल्वानोमीटर की आपने डेफिनेशन भी पढ़ी है, ये यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। नोट्स निकाल के देखो, यही डेफिनेशन लिखी हुई है, डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 7 में कह रहा है आपसे आप वोल्ट मीटर और एम मीटर, यानी वोल्ट मीटर या फिर एम मीटर कैसे बनता है, इज कंस्ट्रक्टेड आफ्टर सम मॉडिफिकेशन। बेटा किसमें मॉडिफिकेशन करते हो एम मीटर वोल्ट मीटर बनाने के लिए, याद करो, रियोस्टेट में नहीं करते, पोटेंशियोमीटर में नहीं करते, बल्कि मॉडिफिकेशन किस में करते हो, गैल्वानोमीटर में करते हो। यानी गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दी, गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दी, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर 8 के ऊपर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 में आपसे कह रहा है द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वानोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। याद होगा गैल्वानोमीटर की जब मैंने आपको डेरिवेशन पढ़ाई है, उस डेरिवेशन में लास्ट में आपने फॉर्मूला ड्राइव किया था, फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। नोट्स में आपके पास लिखा हुआ होगा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब कौन सी चीज क्या है बेटा, आई यहाँ पे है करंट और थीटा यहाँ पे है डिफ्लेक्शन। अब आप देखो, अगर मैं एग्जाम्पल भी आपको दूं, आपके पास एक निडल है, अगर निडल में कम डिफ्लेक्शन हो रही है इसका मतलब उसमें से कम करंट पास किया है, और एक निडल में डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रही है इसका मतलब आपने उसमें करंट कैसा पास किया, ज्यादा। जैसे होता है ना, कम बारिश होती है तो कम पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कम डिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब उसमें कम करंट पास किया है।
और ज्यादा डिफ्लेक्शन है तो उसमें करंट भी कैसा पास किया है, ज्यादा करंट पास किया है, यानी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो एमसीक्यू नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? आप बोलेंगे सर डिफ्लेक्शन का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट रिलेशन किससे है, करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, यानी जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, डिफ्लेक्शन होगी। तो एमसीक्यू नंबर 8 का जो करेक्ट जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 9 में क्या कहा आपसे, अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एम मीटर बाय कनेक्टिंग। पता नहीं एम मीटर बनाने का तरीका याद है नहीं याद आपको, मैं आपको बताऊं। बेटा गैल्वानोमीटर के साथ अगर आप एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो पैरेलल में, शायद आपको बात याद आ जाए कि भाई यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो, याद है उसका नाम आपने रखा था आर एस। आर एस का मतलब था ये जो रेजिस्टेंस थी ये कहलाती थी लो रेजिस्टेंस, यानी लो रेजिस्टेंस को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करो, इसका नाम भी रखा था आपने, इसका नाम रखा था शंट रेजिस्टेंस। शंट का नाम सुनते ही आपको याद आ जाएगा कि ये शंट रेजिस्टेंस है यानी लो रेजिस्टेंस। अच्छा, लो रेजिस्टेंस को आपने सीरीज में कनेक्ट किया या पैरेलल में? तो आप बोलेंगे सर गैल्वानोमीटर के साथ आपने इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है पैरेलल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, यानी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। एमसीक्यू नंबर 9 के बाद आता है एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 10 में आपसे क्या कहा, द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वानोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग। तो याद होगा सेंसिटिविटी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, मैं फॉर्मूला फिर लिख देता हूँ बेटा। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है सेंसिटिविटी इज इक्वल टू बैन ओवर सी। बैन ओवर सी ये सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है। अब अगर सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो मैं आपको लिखवा चुका हूँ पहले भी की पॉइंट के तौर पे, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा, एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सेंसिटिविटी और इन तमाम ऊपर वाली चीजों का डायरेक्ट रिलेशन है। जबकि स्प्रिंग कांस्टेंट को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। मैं लिख भी देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा, एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने पड़ेंगे, जबकि स्प्रिंग कांस्टेंट को बेटा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब उसने कहा सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वानोमीटर कैन बी इंक्रीज, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ानी है, एरिया भी बढ़ाना है, नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ाना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ दिस यानी सबको बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब है। एमसीक्यू नंबर 9 के बाद, सॉरी 10 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 11 की तरफ, कि आई इज इक्वल टू सी अपॉन बेन थीटा। टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वानोमीटर वी मस्ट डिक्रीज द वैल्यू। तो आप बोलेंगे सर इतनी आसान सी बात, डिक्रीज तो हम एक ही चीज को करते हैं, सारी चीजों को बढ़ाते हैं, बी को भी बढ़ाते हैं, एरिया को भी बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को भी बढ़ाते हैं, जिस चीज को कम करते हैं वो कौन है मेरे पास, सर वो चीज है मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट। तो करेक्ट जवाब बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी वो आपसे बोल रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट को कम करते हैं, वी मस्ट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो करेक्ट जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद एमसीक्यू नंबर 12 देखिए। एमसीक्यू नंबर 12 में सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वानोमीटर इज गिवन बाय, सेंसिटिविटी का सिर्फ फॉर्मूला पहचानना है, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पहचानो आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलेंगे सर ये देखिए सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है सेंसिटिविटी इज इक्वल टू बैन ओवर सी। तो कौन सा करेक्ट आंसर आपका मैच कर रहा है? आप बोलेंगे सर करेक्ट आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर टी, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, यानी बैन ओवर सी। एमसीक्यू नंबर 13 की 12 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ कॉइल ऑफ अ गैल्वानोमीटर इज कॉल्ड डैश। अच्छा ये बात आपको पता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी इसको डेप्थ के अंदर। आपने अक्सर देखा होगा दरवाजे होते हैं, आपके पास दरवाजा होता है कि दरवाजे को आपने ओपन किया और वापसी छोड़ दिया, वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। आपने अक्सर दरवाजे देखे होंगे, दरवाजों के अंदर दरवाजे को आपने खोला और दरवाजे को छोड़ दिया, वो खुद ब खुद बंद हो गया। बंद होते वक्त आपने देखा होगा दरवाजे के कोने पे एक इस तरह की डिवाइस लगी हुई होती है, छोटी सी एक डिवाइस लगी हुई होती है जो वॉल से कनेक्ट हुई होती है, जो उस दरवाजे को बंद करती है। आप बोलेंगे यस सर हमने तमाम लोगों ने देखा है ये, कि आपके हमारे दरवाजे के अंदर अगर हम दरवाजे को बंद करने की कोशिश करें, खोल दें, तो वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। वो जो डिवाइस लगी हुई होती है वो डिवाइस कहलाता है बेटा मेरे पास डैम्पर। वो डिवाइस कहलाती है मेरे पास क्या, वो डिवाइस कहलाती है डैम्पर। डैम्पर का काम ये है कि वाइब्रेशन को रिड्यूस करे, वाइब्रेशन को क्या करे, रिड्यूस करे। अब बेटा ये इजाफी बात पहले मैं आपको समझा रहा था कि मेरे पास डोर है, डोर खुद ब खुद क्लोज हो जाता है, तो उस डोर को क्लोज करने के लिए एक डिवाइस लगी हुई होती है जिसको आप बोलते हो डैम्पर। डैम्पर का काम है वाइब्रेशन को रिड्यूस करना। तो यही तो बोलो एमसीक्यू में कहा, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए
जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को आप बोलते हैं डैम्पिंग। तो करेक्ट जवाब है बेटा इसका ऑप्शन नंबर डी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 13 के बाद लास्ट 2 एमसीक्यूज मौजूद है, एमसीक्यू नंबर 14 और 15। एमसीक्यू नंबर 14 और 15 में आपको बताता हूँ, जरा देखिएगा। आपके पास ये जो सेंटर में कॉइल होती है, अच्छा डायग्राम से बताने पड़ेगी आपको ये बात। ओके, आप जो बेटा मैग्नेट कंसीडर करते हो ना, मैग्नेट की आप जो शेप कंसीडर करते हो, उस मैग्नेट को आप रेडियल बनाते हो। रेडियल बनाने की वजह क्या है? मैं रेडियल बनाने की वजह भी आपको बताऊं। आप देखो, सॉरी, आप अपने मैग्नेट को कॉनकेव शेप में बना दो। ये जो शेप देख रहे हो ना, ये कॉनकेव है। सिलेंडर के हिसाब से आपने इसको कर्व किया हुआ है, सर्कुलर शेप में कॉनकेव बनाया हुआ है। इसको बनाने की वजह क्या है? इसको बनाने की वजह ये कि बेटा जब आपने मैग्नेट को रखा, अब आप देखो मैग्नेट और सिलेंडर के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी वो आपके पास सेम डिस्टेंस के ऊपर है। आपके पास बिल्कुल सेम डिस्टेंस के ऊपर है, यानी हर तरफ से यूनिफॉर्म है। आप सिलेंडर को कैसे भी रोटेट करा दो, सिलेंडर को कितना भी घुमा लो, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है बेटा, वो डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। जबकि ये जो सिलेंडर सेकंड वाली शेप नजर आ रही है, इसमें देखो कहीं पे डिस्टेंस ज्यादा है, कहीं पे डिस्टेंस आपके पास कम हो गया, कहीं पे डिस्टेंस ज्यादा है, कहीं पे डिस्टेंस कम हो गया। तो ये फील आपकी रेडियल नहीं कहलाती। रेडियल जो कहलाती है, सिलेंडर ही मुझसे मिट गया, रेडियल जो कहलाती है बेटा ये वाली फील्ड। यानी अगर आप अपने मैग्नेट को कॉन्केव करोगे तो वो जो फील्ड है मेरे पास, वो फील्ड कैसी कहलाएगी? रेडियल कहलाएगी। जबकि दूसरी वाली आपकी मैग्नेटिक फील्ड रेडियल नहीं कहलाएगी। यानी आप अपने मैग्नेट को कॉन्केव करते हो ताकि वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। तो एमसीक्यू नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर मुझे नजर आ रहा है, इन अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर पोल पीसेस ऑफ यू शेप मैग्नेट आर कॉन्केव। इसको कॉन्केव किया जाता है टू मेक द फील्ड रेडियल, ताकि आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल हो सके। और लास्ट एमसीक्यू भी यही है बेटा, सेम एमसीक्यू है कि कॉन्केव मैग्नेटिक पोल्स विद अ फिक्स्ड और आयरन सिलेंडर इन अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर मेक द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल, ताकि आपके मैग्नेटिक फील्ड क्या रहे? रेडियल रहे। तो ये एमसीक्यू से मेरे पास जो मैंने एमसीक्यूज आप लोगों से डिस्कस किए, एमसीक्यू नंबर 14 15 पे पहुंच के गैल्वानोमीटर के एमसीक्यू यहाँ पहुंच के आप कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ गैल्वानोमीटर के एमसीक्यूज आप तमाम लोगों को क्लियर होंगे।